एक आइडिया का जन्म रेगी ब्राउन का सपना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट रेगी ब्राउन के पास एक आइडिया था। वो एक ऐसा ऐप बनाना चाहता था जिसमें फोटोज देखने के बाद गायब हो जाए। ये 2011 की बात है और टेम्पररी फोटो शेयरिंग के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। ब्राउन ने इसे एक फन तरीके के रूप में देखा जिससे लोग बिना परमानेंट रिकॉर्ड के मोमेंट्स शेयर कर सकें। उसका आइडिया सिंपल होते हुए भी रेवोल्यूशनरी था। इसमें लोगों के ऑनलाइन कम्युनिकेट करने के तरीके को बदलने की क्षमता थी। ब्राउन जानता था कि उसे अपने आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए मदद की जरूरत है। उसने अपने फ्रेटर्निटी ब्रदर इवान स्पीगल की तरफ रुख किया। स्पीगल, जो अपनी डिजाइन स्किल्स के लिए जाने जाते थे, तुरंत इंट्रीग्ड हो गए। उन्होंने बॉबी मर्फी, एक स्किल्ड कोडर, को टीम पूरी करने के लिए शामिल किया। तीनों स्टैनफोर्ड स्टूडेंट्स ने मिलकर ब्राउन के सपने को हकीकत में बदलने का सफर शुरू किया। शुरुआती दिन एक्साइटमेंट और ब्रेनस्टॉर्मिंग और कोडिंग की लंबी रातों से भरे थे। वो जवान थे, एम्बिशियस थे और कुछ बड़ा करने वाले थे। टीम बनाना, मिलकर काम और शुरुआती डेवलपमेंट। तीनों ने अपने स्टैनफोर्ड डॉर्म रूम से टायरलेसली काम किया। ब्राउन ने ऐप के कंसेप्ट और यूजर एक्सपीरियंस पर ध्यान दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह उनके ओरिजिनल विजन के साथ अलाइंड रहे। स्पीगल ने अपनी डिजाइन की पैनी नजर से एक स्लीक और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनाने पर काम किया। मर्फी, जो ऑपरेशन का टेक्निकल ब्रेन था, उनके आइडियाज को कोड के थ्रू जिंदा किया। उन्होंने अपनी क्रिएशन का नाम पिकाबू रखा और यह जल्दी ही उनके क्लासमेट्स के बीच पॉपुलर हो गया। ऐप का यूनिक सेलिंग पॉइंट, डिसअपीयरिंग फोटोज, उन यूजर्स को पसंद आया जो प्राइवेसी और इफेमेरलिटी चाहते थे। पिकाबू सिर्फ एक ऐप से बढ़कर था, यह कम्युनिकेट करने का एक नया तरीका था। शुरुआती सक्सेस के बावजूद ग्रुप के अंदर टेंशन्स शुरू हो गईं। ऐप की डायरेक्शन और ओनरशिप को लेकर डिसएग्रीमेंट्स बढ़ने लगे। दरार पड़ना, ब्राउन का बाहर होना और स्नैपचैट का उदय। जैसे जैसे पिकाबू की पॉपुलैरिटी बढ़ी, फाउंडर्स के रिलेशनशिप में दरारें आने लगीं। ब्राउन ने खुद को साइडलाइंड महसूस किया, कंपनी में उसका रोल कम होता गया। ऐप के फ्यूचर पर इक्विटी और कंट्रोल को लेकर डिस्प्यूट्स बढ़ गए। हालात तब बिगड़े जब स्पीगल और मर्फी ने एलिजिडली ब्राउन को कंपनी से निकाल दिया। अपनी ही क्रिएशन से लॉक्ड आउट, ब्राउन ने देखा कि स्पीगल और मर्फी ने पिकाबू को रीब्रांड करके स्नैपचैट बना दिया। स्नैपचैट की पॉपुलैरिटी एक्सप्लोजन की तरह बढ़ी और यह एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। दुनिया भर में लाखों यूजर्स ने ऐप के एफेमेरल मैसेजिंग को अपनाया, जिससे स्पीगल और मर्फी रातों रात बिलियनर बन गए। इस बीच ब्राउन के पास कुछ भी नहीं बचा था। बिट्रेयल का दर्द गहरा था और उसने वो पाने के लिए लड़ने का फैसला किया जो उसे लगता था कि राइटफुली उसका है। ब्राउन की कहानी टेक स्टार्टअप्स की फास्ट पेस्ड दुनिया में क्लियर एग्रीमेंट्स और लीगल प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस की एक कठोर याद दिलाती है। न्याय की तलाश, कानूनी लड़ाई और उसका हल। 2013 में ब्राउन ने स्पीगल और मर्फी के खिलाफ लॉ सूट दायर किया, एलिगिंग करते हुए कि उसे उस कंपनी से अनफेयरली निकाल दिया गया जिसे बनाने में उसने मदद की थी। कानूनी लड़ाई लंबी और विवादास्पद रही, जिसने मीडिया का काफी ध्यान खींचा। ब्राउन ने दावा किया कि वह को फाउंडर के रूप में रिकॉग्निशन और स्नैपचैट की इमेंस सक्सेस में हिस्सेदारी का हकदार है। इस केस ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऑफ्टन मर्की वाटर्स और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइटेड किया, खासकर यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इंटेंस नेगोशिएशन के बाद पार्टीज 2014 में एक सेटलमेंट पर पहुंचे। हालांकि स्पेसिफिक टर्म्स कॉन्फिडेंशियल रहीं, लेकिन पब्लिकली यह माना गया कि ब्राउन ने स्नैपचैट की क्रिएशन में एक की रोल निभाया था। सेटलमेंट ने उसे को फाउंडर के रूप में मान्यता दी और उसे एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल पे आउट दिया। ब्राउन की कहानी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक कॉशनरी टेल का काम करती है। यह लीगली अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट करने और फॉर्मल एग्रीमेंट्स के थ्रू पार्टनरशिप्स को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करती है। स्नैपचैट की फाउंडिंग की कहानी एक रिमाइंडर है कि सक्सेस के एल्यूर के बीच भी फेयरनेस और रिकॉग्निशन को प्रिवेल करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें।